A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online session of electromagnetic field theory. और हम बात कर रहे थे applications of radio wave and especially application of radio waves in terms of different aspects. तो आज का टॉपिक हमारा चैनल कैपेसिटी के ऊपर है। चैनल CDMA चैनल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है और उसके बेसिक पर्पसेस क्या हैं जिनके अंदर ये एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेशंस है तो ये इतनी डेप्थ में एग्ज़ाम में आपसे पूछी नहीं जाएंगी, जस्ट इनका ओवरव्यू कर लें तो एक जनरलाइज सवाल इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएगा जिसमें आपको ये देखना होगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इस्तेमाल होती है और एक्सेसिबल है। तो बेसिक जो बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड है उसमें हम बात करेंगे और बैकग्राउंड के हवाले से मेरी ये स्लाइड आपके सामने नज़र आ रही होगी कि CDMA जिसे कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये इनहेरिट करती है प्राइवेसी को और एंटी जैम करेक्टरिस्टिक्स इसमें होते हैं, इम्यूनिटी टू फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नॉइज़ और मल्टीपाथ मिटिगेशन ड्यू टू रैक रिसीवर्स। इसमें रैक की सूरत में डेटा को स्टोर किया जाता है। सॉफ्ट हैंड ऑफ इसमें इस्तेमाल किया जाता है और पावर इसमें सेविंग इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब ये होता है जनाब कि अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं और आप अगर एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे सेल की कवरेज जो है ख़त्म हो रही है या दूसरे सेल की कवरेज वहाँ शुरू हो रही है, तो आपकी जो कॉल है ना वो 2G के अंदर 1G के अंदर अगर आप होते थे तो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए आपकी रोमिंग लग जाती थी या फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे उस नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी या उसका टावर नहीं होता था या सिग्नल नहीं होता था। 2G में इस चीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया गया। 2G के अंदर जब आप एक टावर से दूसरे टावर में शामिल होते थे तो आपकी कॉल के अंदर एक डिले आता था, ठीक है, उसे कहते हैं हार्ड हैंड ऑफ। एक डिले आता था, एक डिस्टरबेंस नॉइज़ आती थी, लेकिन 3G के अंदर इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया गया और 3G के अंदर जब आप एक सेल ऑफ नेटवर्क से दूसरे सेल ऑफ नेटवर्क के अंदर जाते हैं तो आपकी एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, आपके नॉइज़ को वो सब ख़त्म कर दिया जाता है और आप सॉफ्ट तरीके से एक सेल में दूसरे एक सेल से होते हुए दूसरे सेल में शामिल हो जाते हैं और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं होती। इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ, यानी सॉफ्ट तरीके से आप एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर जाते हैं तो डेटा इस तरीके से आपका सेव होता है। इसमें नॉन स्प्रेड सिग्नल होते हैं विड्थ पर हर्ट्ज़ के हिसाब से और स्प्रेड सिग्नल इस तरह के होते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया कि चैनल कैपेसिटी के अंदर जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर क्या होता है कि आप हर यूज़र को एक स्पेसिफिक कोड प्रोवाइड करते हैं। कोड में डिवीजन कर दिया आपने मल्टीपल एक्सेस के थ्रू, तो इसके अंदर आपकी जो यूज़र होते हैं वो यूज़र डेटा, यूज़र डेटा 2, यूज़र डेटा 3 या रैक्स की सूरत में डेटा में समीशन होता है इनका, फिर ये रैक्स के अंदर डेटा एज अ स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पे स्टोर हो जाता है। तो ये एक अहम चीज़ है कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हैं। CDMA के एडवांटेजेस क्या हैं जनाब? नियर फार प्रॉब्लम मैंडेटरी पावर कंट्रोल, प्रिसाइज पावर कंट्रोल पॉसिबल बाय स्पेंडिंग मोर एंड पावर ऑन एंड पावर कंट्रोल मैसेजेस इसमें अवेलेबल होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इसमें ज़रूरी होती है। तो ये वो डिसएडवांटेज हैं जो कि एक तो हमने पहले बैकग्राउंड और एडवांटेजेस पढ़े और अब डिसएडवांटेज अब पढ़ रहे हैं कि इसमें पावर को लाजमी कंट्रोल करना पड़ता है वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका डिसएडवांटेज है ये प्रिसाइज पावर कंट्रोल पॉसिबल बाय स्पेंडिंग मोर पावर ऑन पावर कंट्रोल मैसेजेस। तो इसमें ज़्यादा सफिशिएंट तरीके से कंट्रोल लेवल पे पावर को कंट्रोल किया जाता है और इसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत भी होती है। एरिया ऑफ कंसर्न कैपेसिटी, तो आप अगर FDMA को देखें, FDMA स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA को देखें अगर तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये इस्तेमाल होती थी टू 2G और 3G में, 2G और 3G में। अब इसमें होता ये था कि FDMA में आप अपने यूज़र्स को स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी दे के काम चलाते थे। जैसे मिसाल के तौर पे दुर्रेज भाई बैठे हुए हैं, इनको एक फ्रिक्वेंसी दे दी
और मैं बैठा हुआ, मुझे एक फ्रीक्वेंसी दे दी, और इसके अलावा हमारे एक और भाई बैठे हुए हैं जो कि नोमान भाई हैं, इनको एक फ्रीक्वेंसी दे दी, तो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन यूज़र को दे दी जाती थी। अब वो यूज़र इस्तेमाल करे या नहीं करे उसको मिल गई। अच्छा, बाकी कोई और यूज़र आया, मुबीन साहब आए यूज़ करने के लिए, अब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी, तो इसमें मैक्सिमम यूज़र जो होते हैं ना, वो एंटरटेन नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए एफडीएमए को पुरानी टेक्नोलॉजी के तौर पे ऑब्सोलीट किया गया, और उसके नतीजे में टीडीए में आई, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हमने ये किया कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में कि हर यूज़र को स्पेसिफिक टाइम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि भाई आज के दिन में जो है ना, दुर्रेज भाई 1 घंटे बात करेंगे, और फहाद बात करेंगे घंटे, फराज बात करेंगे, मुबीन बात करेंगे, और मैं बात करूँ, हम सबको 1 घंटा दे दिया। अब मिसाल के तौर पे मुबीन भाई को अगर दुर्रेज के 1 घंटे में बात करनी है किसी से, तो उसका तो अभी दुर्रेस का स्लॉट है, तो वो उसमें बात नहीं कर सकता। तो ये भी टर्मिनोलॉजी जो है 2G के अंदर या 2.5G के अंदर नहीं चल सकी, क्योंकि टाइम आप हर एक को अगर दे देंगे तो वो तो रख के बैठ जाएगा, उसे वो कॉल करे या नहीं करे, वो स्लॉट उसका है, वो टाइम उसका है। तो बैंडविड्थ लिमिटेड हो जाती थी इनमें इनमें एफडीएमए में फ्रीक्वेंसी हर एक को आप देंगे तो वो रख के बैठ जाएगा, टाइम हर एक को देंगे तो रख के बैठ जाएगा, वो यूज़ करे ना करे वो उसकी है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बहुत कामयाब लेवल से नहीं जा रही थी, इसीलिए इसमें बैंडविड्थ लिमिटेड हो जाती थी, बहुत ज़्यादा यूज़र इससे एंटरटेन नहीं हो सकते, और बहुत बहुत ज़्यादा यूज़र इससे भी एंटरटेन नहीं हो सकते। तो फिर हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि हम पढ़ भी रहे हैं, उसका नाम है जी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये क्या होता है, इसमें हर यूज़र को हम कोड दे देते हैं, स्पेसिफिक इनक्रिप्टेड कोड, जो सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला जानता है। जैसे मैं अगर कॉल कर रहा हूँ मुबीन को, तो मुबीन के पास मेरा नंबर है और मेरे पास मुबीन का नंबर है, तो मैं इसे कॉल करूँगा तो मेरा कोड इसके पास जाएगा, और ये उस कोड को डिकोड करेगा, तो मेरी कॉल उसके पास डिकोड होके उसको सुनाई देगी। अच्छा, मुबीन अगर मुझे कॉल करेगा तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो कोडिंग के थ्रू उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, मैं उस कोड को डिकोड करूँगा, कॉल रिसीव करूँगा। तो ये एक कामयाब तरीके की टेक्नोलॉजी थी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की, जो 3G और 4G में आसानी से और बेहतरीन तरीके से चल रही थी। तो ये 2D में थी 2G, ये 3G, और ये 4G में CDMA में चल रही थी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके अंदर इंटरफेरेंस लिमिटेड थी, मतलब इसमें इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है डिस्टरबेंस, बहुत सारे लोग एक साथ कॉल करें और उससे इंटरफेरेंस हो, वो चीज़ इसमें बहुत कम थी। तो CDMA कामयाब टेक्नोलॉजी है 4G के अंदर। इसमें हर पर्सन को, यूज़र को एक इनक्रिप्टेड कोड दिया जाता है, जो उसे डिकोड करता है अपने मोबाइल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो डिकोडिंग होती है और इस तरीके से फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कॉल करूं दुर्रेस को तो मुबीन को पता नहीं चले, या अगर मैं कॉल करूं मुबीन को तो फराज को या फहद को पता ना चले। ये तो एक कॉमन सी बात है ना, लेकिन ये चीज़ सीक्रेसी लेवल पे चलनी चाहिए, जो कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में कामयाब रही और अब तक चल भी रही रही है 4G की और 3G टेक्नोलॉजी के अंदर भी खास तौर पर। रिडक्शन इन इंटरफेस, डायरेक्ट एंड लीनियर इंक्रीज इन कैपेसिटी। अच्छा, इसके अंदर कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत थी। चैनल कैपेसिटी, एक चैनल पे बहुत ज़्यादा यूज़र इससे एंटरटेन हो सकें, कॉल कर सकें। इसका मतलब ये है कि मैं एक टावर में अगर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से कुछ 10,000 लोग एक वक्त में कॉल करते हैं, तो वो एंटरटेन कर सकता हो, तो वो चैनल की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये एक मुश्किल बात है कि 10,000 लोग एक वक्त में कॉल करें तो टावर उसे सपोर्ट करे, क्योंकि टावर के ऊपर भी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि अगर बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाए तो वो उसे एंटरटेन नहीं कर सकता। तो ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके टावर के ऊपर, सेल के ऊपर, जो कंसर्न रखता है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। इसीलिए हम टावर के लिहाज से अगर बात करें तो उसकी एक चैनल कैपेसिटी होती है जिसके ऊपर वो सस्टेन रहता है, सस्टेन रहते हुए काम करता है और चीज़ें सेंड और रिसीव करता है। तो ये चैनल कैपेसिटी बहुत अहम चीज़ है, इसीलिए कैपेसिटी का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। अच्छा, डायरेक्ट एंड लीनियर इंक्रीज इन कैपेसिटी, वॉइस एक्टिविटी मॉनिटरिंग और सिक्वेंसिंग, स्पाइडल आइसोलेशन, मल्टी सेकेंड एंटीनाज, फ्रीक्वेंसी रीयूज़, फ्रीक्वेंसी को रीयूज़ लेवल पे इस्तेमाल करना, ये भी एक CDMA के अंदर एक बेहतरीन फ़ीचर था। अगर आप इसे देखें तो ये आपको सेल नज़र आ रहे होंगे ना, तो ये सेल मिलके FDMA के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर, ये सेल जो है रीयूज़ हो सकते थे 7 के लिए मज़ीद। 7 को आपने इस्तेमाल किया, अगले 7 दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो दोबारा यूज़ हो सकते हैं, ये CDMA सेल्स विद रीयूज़ के इक्वल टू 1 के अंदर, तो ये पूरा सेल एक के तौर पे काउंट होता था। तो आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लॉट को एक को इस्तेमाल कर लिया दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये CDMA के अंदर
रीयूज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होकर आपके सामने आई, जो कि एफडीएमए के अंदर एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी, जिसमें फ्रीक्वेंसी को रीयूज करने के लिए आपको 7 टाइम रिपीटेशन के बाद मिलती थी, लेकिन इसमें एक की रिपीटेशन के बाद आपको दोबारा मिल जाती है वो फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट के इक्वल टू 1 टाइम्स है, जबकि एफ डी एम में के इक्वल टू 7 टाइम्स होता है। तो इसलिए एफ डी एम एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, और अब जो है सी डी एम है जो कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, और अब कामयाब लेवल पे चल रही है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पावर कंट्रोल जो है सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, subscriber unit transmit as much below or above a nominal level as the received power level is above or below its nominal level. Dynamic range almost 80 dB. ये इसका गेन है कि जिसके ऊपर ये ऑपरेट करता है और तमाम तरह डिवाइसेस इससे चल पाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टावर लगा हुआ है और डिवाइसेस इससे दूर की जानिब है, तो जो करीब है उसको रेडिएशन या उसको सर्च आउट कम करना पड़ता है क्योंकि वो करीब है, लेकिन जो जितनी दूर होती है उसको उतनी ज़्यादा रेडिएट करते हुए सिग्नल को इसे कैच आउट करना पड़ता है। तो 80 dB तक का गेन ये बर्दाश्त कर सकता है या वो फाइंड आउट कर सकता है उसकी रेंज में। क्लोज लूप पावर कंट्रोल ट्रैक्स वेरिएशंस ड्यू टू पाथ लॉस एंड शेडोइंग यानी स्लो करना, मॉडल्ड एज लॉन्ग नॉर्मल। फर्दर मोड सी डी एम ए की जो चैनल कैपेसिटी है वो इसका सेक्शन बी में हम डिस्कस करेंगे। चैनल कैपेसिटी क्या होती है? तो चैनल कैपेसिटी असल में इसका ये फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर बी इंटू ई बी, और वेयर एज द इंटरफेस पावर इज आई इज इक्वल टू एस बी इंटू आई नॉट इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन 1/2। इनको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो ये डेरिवेशन हमारे सामने आती है। ये डेरिवेशन कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम इतनी कोई ख़ास लेवल पे याद करें। जिस तरह मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को बता दूंगा ताकि आपको तैयारी के लिए आसानी रहे और परेशानी ना हो। मैं ग्रुप पे डिस्कस कर लूँगा ताकि सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए। हर चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ते, कुछ चीज़ें नॉलेज और कुछ चीज़ें करिकुलम के हवाले से भी देखनी होती हैं, तो उसको एग्ज़ाम के तराजू में मत तोलें। कुछ चीज़ों को मैं इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। अगर इंटरेस्टेड कोई नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पेपर अभी बन रहा है इंशाल्लाह, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस आपसे हो जाएंगी। तो चैनल कैपेसिटी के बाद जो इसका सेक्शन सी है वो एग्जाम्पल केसेस हैं कि फिर उनके अंदर चैनल कैपेसिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उस चैनल कैपेसिटी निकाली जाती है, और उसके एस्पेक्ट इस तरीके से रीयूज लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चैनल की कैपेसिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारे सामने होती हैं। तो चैनल कैपेसिटी सीडीएमए के अंदर बहुत इंट्रोड्यूस होती है। सीडीएमए स्टैंड फॉर क्या होता है? अभी कोई बताएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सीडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए। कोई बताएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर कोडिंग डिवीजन मेथड एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अच्छा जी, ये तो सीडीएमए का बता दिया इन्होंने। इस तरह टीडीएमए और एफडीएमए भी है। सर टीडीएम में टाइम डिवीजन मेथड एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड। हाँ, आधा सही बता रहे हैं आप। ये है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये इस तरीके से है। टीडीएम है, टीडीएम है, एफडीएम है, सीडीएम है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है जी, गुड। आगे चलते हैं हम, और मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन टू माइमो, यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, जो कि 5G का एक बड़ा बेहतरीन खासा है। मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है ये 5G के अंदर भी है और 4G के अंदर भी है। ये चीज़ ना 4G और 5G दोनों के अंदर है ये। तो माइमो एप्लीकेशन क्या होती है? ये एंटीना के ऊपर डिपेंड करता है। एंटीना का कॉन्सेप्ट मैंने मेरे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने बताए हैं काफ़ी। बहुत सारे लोगों ने अगर ये चीज़ सुन ली हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑल रेडियो कम्युनिकेशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, सिस्टम्स रिगार्डिंग वेदर मोबाइल रेडियो नेटवर्क लाइक 3GPP, UMT और वायरलेस रेडियो नेटवर्क लाइक WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर अगर वो चीज़ें काम कर रही होती हैं तो मस्ट कंटिन्यूली प्रोवाइड हायर डेटा रेट्स। तो ये हायर डेटा रेट्स के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र, रिसीव और सेंड किया जा रहा होता है। In addition to conventional methods such as introducing higher modulation types, इसमें modulation type दूसरी इस्तेमाल की जाती हैं हायर लेवल की,
जो फेज शिफ्ट कीइंग में इस्तेमाल की जाती हैं एज अ फेज शिफ्ट कीइंग, प्रोवाइडिंग लार्जर बैंडविड्थ. दिस इज ऑल्सो बीइंग अचीव्ड बाय यूजिंग मल्टीपल एंटीना सिस्टम. मल्टीपल एंटीना सिस्टम कौन से होते हैं? मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, जिसे कहते हैं माइमो. माइमो एंटीनाज वो वाहिद एंटीनाज होते हैं जो मल्टीपल लेवल पे सिग्नल को रिसीव करते हैं और मल्टीपल लेवल पे आउटपुट को सेंड करते हैं. तो दिस एप्लीकेशन नोड गिव्स an introduction to the basic MIMO concepts and terminologies and explains how MIMO is implemented in the different radio communications standards. The solutions offered by Roche and Scowards are represented in the conclusions. The MIMO terminologies refer the channel, thus the transmitter is channel input and the receiver the channel output. तो ट्रांसमीटर चैनल इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है और रिसीवर जो है चैनल आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होता है. माइमो के बारे में मजीद डिस्कशन करें तो सेवरल डिफरेंट डाइवर्सिटी मॉड आर यूज्ड टू मेक रेडियो कम्युनिकेशंस मोर रोबस्ट इवन विद वेरिंग चैनल्स. इसमें चैनल वेरी होता है. दीज इंक्लूड्स टाइम डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एंड चैनल कोडिंग. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर डाइवर्सिटी कौन कौन सी है. टाइम स्लॉट्स इसमें डिफरेंट होते हैं, हर एक का मुख्तलिफ टाइम होगा. या फिर चैनल के ऊपर डिकोडिंग करते हैं तो टाइम स्लॉट्स का मतलब TDM है और कोड चैनल्स का मतलब CDM है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी क्या होती है जी? डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी जो FDMA कहलाती है. स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर एंड OFDM है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. अच्छा, ये वो चीज़ है जो कि 5G में इस्तेमाल होने वाली है या और हो रही है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन आगे जाके इसको पढ़ेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दे दूंगा आपको कि OFDMA क्या होता है. इसमें ऑर्थोगोनली चीज़ें डील हो रही होती हैं. ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल कौन सा शेप होता है भाई, कोई बताएगा? तो ऑर्थोगोनल शेप कौन सा होता है, सर्च कर लेते हैं. अच्छा, 45 लेक्चर मेरे हो चुके हैं अब तक EMFT के, आप लोग देख लीजिएगा. तो OFDMA के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है भाई ये. OFDMA इन 5G लिखा हुआ भी आ रहा है, सर्च आउट किया हुआ है मैंने. द बेसिक मॉड्यूलेशन इन OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे मैंने बताया, इज एन एफिशिएंट मॉड्यूलेशन फॉर्मेट यूज इन मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है, मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है, इंक्लूडिंग 5G, यानी 5G में भी इस्तेमाल होती है ये, और 5G ही में फिलहाल इस्तेमाल हो रही है. तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रेट क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसे कहते हैं QAM, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड Q फॉर क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो OFDMA के अंदर हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कंबाइन करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि इन दोनों टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज को कंबाइन करके हम हायर डेटा रेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा रेट के अंदर. तो ये चीज़ होती है जी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. तो यस, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन जो है वो एक प्रीफिक्स है जो कि 5G में इस्तेमाल हो रहा है. वेवफॉर्म LTE हैज़ अडॉप्टेड द नेटवर्क लिंक, और इसकी फिर डिटेल है जिसको हम फिलहाल आगे बढ़ाते हैं. इससे पहले अपने लेक्चर को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो OFDMA एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि क्वाड्रेचर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को करामत और इस्तेमाल करते हुए बनाती है. जैसे पहला सवाल हमने इसमें पढ़ा था कि FDMA और QAM इन दोनों को कंबाइन करके क्वाड्रेचर मल्टीपल QFDMA प्रोड्यूस होती है. OFD यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है, और ये 5G के अंदर इस्तेमाल होती है. ये मॉड्यूलेशन वो टेक्निक है जो कि 5G में इस्तेमाल हो रही है, और इससे एक डाइवर्स लेवल का स्पेक्ट्रल डेटा हमें मिल रहा है. तो स्पेक्ट्रल डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड यूज टू द मल्टीपल एंटीनाज
बहुत सारे एंटीनास के ज़रिए से डेटा सेंड करना और बहुत सारे डेटा से डेटा रिसीव करना, ये माइमो का कॉन्सेप्ट है ना, मल्टीपल इनपुट से डेटा आना और मल्टीपल एंटीनास को डेटा सेंड करना। टिपिकल नोन एज द मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, जिसे माइमो कहते हैं। मल्टीपल एंटीनास टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इंक्रीज द डेटा रेट। अच्छा, इससे क्या होगा, जब आप मल्टीपल एंटीनास लगा देंगे तो इनपुट जो डेटा रेट होगा ना वो बढ़ जाएगा, जिसमें आपके स्पेटियल जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग दी रोबस्टनेस, इसमें रोबस्टनेस बढ़ जाएगी। मतलब रफ एंड टफ, बहुत डेटा आ रहा है, बहुत डेटा प्रोसेस हो रहा है, बहुत डेटा सेंड हो रहा है, बहुत डेटा रिसीव हो रहा है, तो ये रोबस्टनेस कहलाती है। इसमें सेंसिटिविटी का ख्याल कम होता है और बल्क में डेटा आ रहा होता है और बल्क में डेटा जा रहा होता है, और ये हम कर पाते हैं माइमो के ज़रिए। और टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है आपकी OFDM की, यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। इन प्रैक्टिस बोथ मेथड्स आर यूज सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन दी चैनल कंडीशन। अच्छा, ये डिपेंड करता है चैनल कंडीशन के ऊपर कि आप माइमो को एक साथ OFDMA के साथ इस्तेमाल कर लें या वो सिंगल इस्तेमाल कर लें। कन्वेंशनल रेडियो सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, सीसो कहते हैं उसको। सिंगल इनपुट आया, सिंगल आउटपुट आया, सेंड हुआ, रिसीव हुआ और बात ख़त्म। लेकिन जो 5G की टेक्नोलॉजी है उसमें मल्टीपल डेटा का इनपुट आ रहा है और मल्टीपल डेटा का आउटपुट उसमें जा रहा है। कैसे जी? जैसे एक नेटवर्क है, उसमें मोबाइल भी है, उसमें स्मार्ट कार्ड्स भी हैं, उसमें सेंसर्स भी हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग भी है, सर्वर्स का डेटा भी है, और आपके बहुत सारे नेटवर्क्स के सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड लेवल के ऊपर नेटवर्क से शामिल हैं। तो आपके मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल एंटीनास से सेंड हो रहे होंगे, तो आपको रिसीवर भी तो मल्टीपल चाहिए होंगे, इसका मतलब है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट सीसो का अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है और मीमो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता जा रहा है, जो कि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का कॉन्सेप्ट है 5G के अंदर। इसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट होम्स हैं, इसमें स्मार्ट एरीगेशन सिस्टम्स हैं, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट क्लॉक है, और सारी स्मार्ट चीज़ें जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होंगे, और ये कॉन्सेप्ट और फीचर होगा IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो ये चीज़ें आपकी 5G, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आगे जाके कंबाइन होके एक लूप बनेंगी, जो कि एक बड़ा नेटवर्क हब का काम देंगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी तरफ जाते जा रहे हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज यूनिट ऑफ सिस्टम या सर्वर की तरफ हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और सफिस्टिकेटेड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। तो मल्टीपल एंटीनास का जो सिस्टम होता है, ये मुझे दिखाना था आप लोगों को, जो कि मीमो का कॉन्सेप्ट होता है। मीमो में मल्टीपल इनपुट्स एंटीनास होते हैं आपके, और मल्टीपल आउटपुट एंटीनास होते हैं जो सिग्नल को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और एक एंटीना, मल्टीपल एंटीनास के ऊपर वो सिग्नल आपका रिसीव होता है। तो देखिए, मल्टीपल इनपुट हैं जो कि सेंड कर रहे हैं डेटा को, और मल्टीपल रिसीवर हैं जो कि एंटीना के सूरत में रिसीव कर रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट 5G में बहुत डेप्थ के अंदर पढ़ाया जाता है, और इनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती है। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, हम इसकी स्टडी की तरफ नहीं जा रहे। तो ये माइमो का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें डेटा इस तरह से आता है। अच्छा, फिर इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनते हैं इसके, कि डेटा सेंड हुआ है, रिसीव हुआ, डेटा सेंड यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ रिसीव हो गया, डेटा सेंड हुआ तो यहाँ नहीं, तो यहाँ रिसीव हो गया, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ होना चाहिए, और यहाँ हुआ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनते हैं बहुत सारे, जिसकी पूरी स्टडी है, और ये पूरे यूज़र डिफाइन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, और जो आपके सेंट्रलाइज रेडियो एक्सेस नेटवर्क के ज़रिए सारी चीज़ें चलती हैं। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व होगी, इसमें क्लाउड बनेंगे, इनके सर्वर्स बनेंगे, उनमें बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्वॉल्व होगी आगे जाके। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका मैंने ओवरव्यू आप लोगों को देने की कोशिश करी है, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब अपने घर, मतलब अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये सब चीज़ें देखने की फुर्सत भी नहीं है हमें ना। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी हमें तको-दो करनी चाहिए और उस इल्म की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक अहम चीज़ है जो अपने अंदर एक बड़ा वसी और अरीज़ एक इल्म रखता है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए, और इसकी तरफ भी बहुत सारी चीज़ों को बात करनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दुर्रेश भाई हमारे साथ हैं। कोई सवाल हो दुर्रेश साहब तो पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा, वरना सेशन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो ओके OFDM सर। जो हमारा होता है वो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी। सर जी जी। सर आपने वो बताया था, मैं अभी वही सर्च कर रहा था,
वो कौन सा शेप बताया था अभी आपने, मैं भूल गया वो। और ये लिखा है ना ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ऑर्थोगोनल। जी जी सर, ये मैंने सर्च करा, ये अभी नेट पे मैं सर्च करा ऑफिस में बैठ के, तो सर ये इस पे आ रहा है एक्स वाई जेड, जिसके एक्सिस होंगे वो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा है? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि हम शेप की बात नहीं कर रहे, हम उससे ज्यादा अपर लेवल पे बात कर रहे हैं। असल में वो टर्मिनोलॉजी जो है वो उस तरह से होती है कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक पे बात हो रही है ना, ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल पे बात है। ठीक है सर। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की हैं। इसमें टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस अभी पढ़ी है ना हमने। इसके बाद एक जी जी, ये तो पता है सर। टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम OFDM है, जिसका मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहलाई जाती है ये चीज़ ना। और इसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है जनाब। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। मेरा लैपटॉप बड़ा अजीबोगरीब तरह से बिहेव कर रहा है आज, बैटरी नॉट, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया भाई लैपटॉप को? चलिए, तो मैं लास्ट में बता रहा था कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन टेक्निक जो हमारी होती है, कंटेंट ये है, इसके डायग्राम और दीगर चीज़ें कि 5G में किस तरह ये चीज़ काम करती है। तो सिग्नल ओवर वायरलेस चैनल के अंदर जो होता है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, जो कि मायोफैन बनता है। तो इसमें इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, वो 20 मेगाहर्ट्ज़ की है, और ये सेंट्रलाइज एक फ्रीक्वेंसी है। ये पूरा एक फ्रीक्वेंसी का बैंड है। तो यहाँ यह दिखाई दे रहा है 20 मेगाहर्ट्ज़ के मुताबिक। चैनल कैपेसिटी अगर हमें इसमें निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय द लॉग ऑफ 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये एक रेशो होता है सिग्नल और नॉइज़ के दरमियान। इस रेशो की वैल्यू होती है स्केलर वैल्यू, उसको आप 1 से ऐड करते हैं, उसका लॉग लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं गिवन बैंडविड्थ से, तो चैनल की कैपेसिटी मिल जाती है आपको। मतलब इस चैनल में कितने यूज़र सस्टेन कर सकते हैं। तो जैसे एक जो टावर होता है उसको कितने यूज़र कवर कर सकता है, तो ये उस कैपेसिटी की बात हो रही है। तो ऑर्थोगोनल डिवीजन के अंदर ये चीज़ होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OFDM इज़ वाइड बैंड सिग्नल होते हैं, ये एक वाइड बैंड है, ठीक है। वी टेक इट ऑल इन वन ट्रक, सब चीज़ें लेके एक ट्रक में भर लिया हमने। अब क्या होगा, ये ट्रक अगर गिरा ना, सब कुछ कल्टी कर देगा, ये ख़त्म कर देगा ये। तो इसीलिए ये ट्रक जो होता है, आपको एक नहीं रखने होते, बैकअप के लिए 3-4 रखने होते हैं। इनको छोटे छोटे ट्रक्स में देखें, डिवाइड अगर कर दें और छोटे छोटे हिस्सों में, चंक्स में ब्रेक कर दें, तो हम ये कह सकते हैं देखो भाई, ये पहुँचे ना पहुँचे ये पहुँच जाएगा, ये पहुँचे ना पहुँचे ये पहुँच जाएगा, ये दोनों नहीं पहुँचे तीसरा पहुँच जाएगा। तो डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग के अंदर इसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है अपने बैंडविड्थ को। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बैंडविड्थ जो है वो दूर तक ट्रैवल कर जाती है। एक बड़े सिग्नल को दूर तक ट्रैवल करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उसको अगर आप चंक्स में डिवाइड करते हैं, हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में, तो उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। मल्टीपल नैरो बैंड चैनल्स आपके यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आपने पूरा बैंड लिखे यहाँ दिखा दिया, और ये सेंड अ सैम्पल यूजिंग द एंटायर बैंड, पूरा सैंपल लेके एंटायर बैंड को यूज़ कर लिया। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंड सैम्पल्स concurrently यूजिंग मल्टीपल ऑर्थोगोनल सब चैनल्स के जरिए, हमने इन ऑर्थोगोनल सब चैनल्स के अंदर अपनी बैंडविड्थ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपने पूरे बैंड को मल्टीपल चैनल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं मल्टीपल लेवल पे हर एक को अलग अलग कोड कर सकता हूँ, अलग अलग एलोकेट कर सकता हूँ, अलग अलग यूज़र्स को यहाँ पे एडअप कर सकता हूँ। तो उसका फ़ायदा ये, यहाँ पे जो है डिवीजन का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, तो ये ऑर्थोगोनलिटी कहलाती है। Why orthogonal OFDM is better? तो multiple sub channel sub carrier carry samples send at low rate, ठीक है जी, at low rate almost same bandwidth with the wide band। अब यहाँ देखें तो वाइड बैंड के अंदर से कर सकते हैं इसको बाइनरी
वाइड बैंड है, मतलब एक पूरा अगर लें, लेकिन अगर इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो नैरो बैंड्स को हर एक को अलग अलग प्रोग्राम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू दे सकते हैं, इसका हर एक कोड दे सकते हैं, इसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट सेम बैंडविड्थ विद वाइड बैंड चैनल, only some of these sub channels are affected by interference or multiple path effect. जी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्थोगोनलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है. अब यहाँ देखें, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है ना आपकी ख़राब हो रही है और यहाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है. इसमें गार्ड बैंड इस्तेमाल किए जाते हैं. गार्ड बैंड फ़ायदा ये करते हैं कि एक चैनल को दूसरे चैनल की फ्रिक्वेंसी से कंबाइन कर देते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन आपस में मिक्स एंड मैच नहीं होती. तो गार्ड बैंड का ये फ़ायदा होता है कि ऑर्थोगोनलिटी के अंदर आपके गार्ड बैंड्स भी होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं, इनक्रिप्ट रखते हैं और आपस में मिक्स नहीं होने देते. अच्छा, इसको थोड़ी देर रीड आउट करें और फिर कुछ टाइम थोड़ा सा रह गया, फिर हमारा सेशन यहाँ पर एंड हो जाएगा. जो आज का 46 लेक्चर हमारा होगा, तो इसको रीड आउट करें. कोई डिफ़िकल्टी हो तो इसमें पूछ लीजिएगा. मेरी तरफ से मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ. आप जो है इसको रीड आउट कर लें. कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉल कर सर एक बात पूछनी थी, अगर आप माइंड नहीं करें तो. जी. सर मैं उसमें भी हूँ, थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में भी. सर रिहान आदिल, जी जी सर रिहान खुर्शीद, सॉरी जी सर जी रिहान खुर्शीद पढ़ा रहे हैं. जी जी. सर उनकी मैं क्लासेस जो है मैं अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं उनके ऑनलाइन लेक्चर जो है देख रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे. लेकिन सर अब उन्होंने जो है अभी क्विज क्विज लिया कुछ दिनों पहले. जी जी. सर मैंने खुद से अपने अंदर रियलाइज करा कि सर मैं हूँ और भी बच्चे हैं. तो मैंने बाद में उनसे ही पूछा, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा. सर मैं हम लोग वो क्विज नहीं कर पा रहे, तो सर वो पेपर हम लोग कैसे कर पाएंगे हैंड रिटन? वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे ना. सर लेकिन हम ऑनलाइन लेक्चर जो उन्होंने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं, और वो न्यूमेरिकल जो है वो लिखे हुए होते हैं, वो बस समझा देते हैं हमें ना. वो क्या खुद सॉल्व ये करके नहीं कर. देखे न्यूमेरिकल? सर वो खुद सॉल्व करके देखें, बाकायदा प्रैक्टिस करिए. जब सर ने बताया ना कि इस दिन आपका क्विज है, और इस लेक्चर से पूरा जो सर ने बताए थे 5-6 लेक्चर, तो जी उस जी. दिन जो है ये मैंने प्रैक्टिस करी है बाकायदा सर. लेकिन सर वो किसी एक बच्चे को भी कहते हैं ना, एक बच्चे को भी सर किसी को भी नहीं आ रहा था वो क्विज. तो सर जब हम लोग ऑनलाइन क्विज प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, हमारे पास इंटरनेट भी था, हाँ ओपन बुक क्विज था, या हम लोग वो नहीं कर पा रहे, तो सर हम लोग हैंड राइटिंग पेपर कैसे करेंगे? सर अगर आप लोग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सर ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है? मैंने तो वैसे सर सेशन. नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा सर. देखें आप जो पढ़ा रहे हैं वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करता हूँ. जब मैं आपका क्विज देता हूँ या फिर मैं आपका कोई असाइनमेंट करता हूँ, तो मैं अपना पुराना जर्नल खोलता हूँ, तो उसके अंदर से भी देख देख के कर लेता हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. तो लेकिन सर जब पेपर में हम एक चीज पढ़ी भी नहीं है, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पहले जब कोर्स रजिस्टर करा था, तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, इस वजह से मैंने पेपर नहीं दे पाया था, ठीक है. तो सर ये अगर मैं ये कोर्स जो आप पढ़ा रहे हैं, ये एफ अगर नहीं पढ़ा होता, मैंने पहले भी छुट्टियां ज्यादा करी होती, तो फिर सर मैं तो ये भी अटेंड नहीं, ये भी सही से प्रिपेयर नहीं कर पाता क्विज़ेज और असाइनमेंट्स. सीधी सी बात है, तो किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसको अपने टाइम देना पड़ता है और उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना ज़रूरी है. तब जाके आप उस कोर्स में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप उसमें हमेशा पीछे ही रहेंगे. सर वो आपकी बातें सही हैं, लेकिन जब एक चीज़ की हम लोग तैयारी करें, प्रिपेयर करें, हमारे पास ओपन बुक क्विज था, वो इंटरनेट अवेलेबल था, हर चीज़ अवेलेबल थी, जब भी हम लोग वो क्विज नहीं कर पाए, तो सर वो हम हैंड राइटिंग कैसे करेंगे? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर. आप अगर डीन साहब को बोलेंगे बच्चे हमसे ये शिकायतें कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो पा रहा उनसे, तो सर ये या तो फिर ये कर लें कि हम लोग जैसे कि जो सब्जेक्ट हमें नहीं समझ आ रहे, तो वो हम लोग जो है यूनिवर्सिटी में जो भी 10-15 दिन क्लासेस लें, उसके बाद हम हैंड राइटिंग पेपर दे लें. जी ये भी जी. पॉसिबल हो सकता है सर. ये आप मेरे हिसाब से तो पर्टिकुलर टीचर से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जर्नलाइज किसी और के लिए बात नहीं कर सकता और बच्चों के लिए ना. मुझे किसी टीचर, किसी स्टूडेंट को मुझसे मसला है तो वो मुझसे डिस्कस करे ना. किसी और का नहीं मसले सर, में मैं नहीं कर सकता. मैं आपसे एज अ एक जो है स्टूडेंट एडवाइस मांग रहा हूँ कि सर आप बताएं कि हम लोग फिर क्या करें. जैसे कि आप जैसे कि आप मैंने ये सोचा था कि आप जो है टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स में होंगे, तो आप ये आपको ग्रुप वगैरह होगा, तो आप वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स मेरी नज़र में ऐसे भी हैं कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो इस वजह से मैंने आपसे शेयर कराई.
मेरा मशवरा इसमें यही है कि आपको टीचर से बात करनी पड़ेगी, भाई आप जो पढ़ा रहे हैं मेरी समझ में वो नहीं आ रहा, तो मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूँ। टीचर से बात करें ना, वही आपको गाइड करेगा। अब मेरा स्टूडेंट मुझसे तो पूछ ही नहीं रहा और वो ढिंढोरा पीट रहा है अगर जगह जगह पे जाके, तो ये तो एक गलत बात है या अजीब सी बात है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो उसे मुझसे भी बोलना चाहिए ना भाई। आप टीचर से बात करें, उनको अपना मसला बताएं, उनको बोले मैं नहीं कर पा रहा, मेरी समझ नहीं आ रहा, हमें गाइड करें। बाकी इसके अलावा टीचर इंपॉर्टेंट बताएंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो गाइड करेंगे आपको। अच्छा, जी ठीक जी, है सर, थैंक उसका वेट करें बस और ये टीचर से खुद पूछ लें। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है ना, मच। इसको रीड आउट ओके करें। सर। सेशन हमारा 5 मिनट बस एंड हो रहा है, तो इसको रीड आउट करें 5 मिनट के बाद और मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। ठीक है। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज।